जय हिंद प्यारे साथियों। स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है, आप यहां पर देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रमुख घटनाएं। जी हां दोस्तों, इस टॉपिक से आपके परीक्षा में लगभग जीएस के पोर्शन में 30 से 40% प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पर आप देखते हैं। यहाँ पर हम होम रूल आंदोलन, पूना पैक्ट, रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, चोरा चोरी कांड, स्वराज पार्टी, गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट और फॉरवर्ड ब्लॉग, इन सभी घटनाओं के बारे में आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। अगर यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं, तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, इनकी स्थापना जो हुई थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और इसके संस्थापक या स्थापना इनकी किसने की थी, तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जिनको हम ए.ओ. ह्यूम के नाम से भी जानते हैं, जो कि स्कॉटलैंड के थे। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। अगर बात करते हैं कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्थान था मुंबई के, और मुंबई का जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। और इस समय पर जो वायसराय था वो कौन था, डफरिन, आप लोगों को याद रख लेना है। और इसके पहले नाम क्या था, जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम नहीं था, इसका पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में इन पॉइंटों से सवाल बन जाता है, तो आपको इन पॉइंटों को नोट कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है बंगाल विभाजन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने पहले पढ़ा, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और इसके अधिवेशन, जब तक आज़ादी हुई तब तक इसके अधिवेशन चलते रहे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट घटना या इम्पोर्टेंट की, हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, बंगाल विभाजन हुआ सन 1905 में। बंगाल विभाजन हुआ था, क्यों हुआ था, बंगाल विभाजन में जो है, बंगाल के दो हिस्से कर दिए गए थे, और लॉर्ड कर्जन यहाँ पर इस समय वायसराय थे। दो हिस्सों में बंगाल को बांट दिया गया था, एक हिस्से का नाम था पूर्वी बंगाल, दूसरे हिस्से का नाम रख दिया गया पश्चिमी बंगाल। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 20 जुलाई 1905 की, तो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस, जिसको राखी दिवस या रक्षाबंधन के रूप में ही मनाया गया था। ये बात आप लोगों से परीक्षा में पूछ ली जाती है कि 16 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया था, तो आप लोगों को यहाँ पर शोक दिवस या इसके स्थान पर आपसे रक्षाबंधन भी दे सकता है। यहाँ पर आप याद रख लेंगे, रक्षाबंधन जो है, रक्षाबंधन भी इसके 16 अक्टूबर को मनाया गया था। 1911 में बंगाल विभाजन को वापस कर दिया गया, मतलब बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आगे हमारा टॉपिक है होम रूल आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, होम रूल आंदोलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आंदोलन में कुछ पत्रिकाएं छापी गई, जिससे लोगों को जागरूक किया गया। होम रूल आंदोलन जो है, आयरलैंड का जो एक होम रूल आंदोलन था, उससे प्रभावित था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। यहाँ पर भारत में दो जगह पर होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में शुरुआत की, और एनी बेसेंट ने अड्यार मद्रास में शुरुआत की। अगर बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि कब की थी, तो 28 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। और यहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पत्रिका आपसे मालूम किया जाता है कि दो इनके अखबार थे, एक का नाम था मराठा और एक का नाम था केसरी। जो मराठा अखबार था वो अंग्रेजी भाषा में था, और जो केसरी था वो मराठी भाषा में था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। जो मराठा अखबार था वो अंग्रेजी भाषा में था, और जो केसरी था वो मराठी में था। अगर बात करते हैं हम एनी बेसेंट की, तो सितंबर अक्टूबर 1916 में इन्होंने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की मद्रास में। और इनकी पत्रिका की बात करते हैं, तो न्यू इंडिया और कोमलविल पत्रिका इनकी आप लोगों को याद कर लेनी है। चलिए अगला चलते हैं, आगे हमारा क्या है, आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोलेट एक्ट से संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न मालूम किए जाते हैं। यह काला कानून था। जी हाँ दोस्तों, आपसे ये मालूम किया जाता है कि काला कानून किस कानून को कहा गया, तो रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। इसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। अगर किसी को शक हुआ या किसी पर शक हुआ था, तो उसको गिरफ्तार कर लिए जाते थे। इसको बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून कहा गया। किसने कहा था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक ने। और इसका विरोध करने वाले जो पंजाब के नेता थे, ये दोनों, सैफुद्दीन किचलो और सत्यपाल मलिक, इनको गिरफ्तार किया गया 10 अप्रैल 1919 को। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक घटना हुई, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था भारत के लोगों को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, रोलट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोगों ने सुना भी होगा। बैसाखी का दिन था, और 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। सैफुद्दीन किचलू, जो कि पंजाब के यहाँ पर नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक जी को गिरफ्तार कर लिया गया रोलेट एक्ट के विरोध में।
और पंजाब का जो अमृतसर शहर था, अमृतसर का जो जलियांवाला बाग है, यहाँ पर एक सभा बुलाई गई और इस सभा को यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। मतलब इस सभा बुलाने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से ये रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। लेकिन जो जनरल डायर था यहाँ पर, पंजाब का जो जनरल था वो डायर था, इसने यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी और बहुत सारे लोग मारे गए। और इसकी गोलियां चलवाने के बाद आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लेनी है कि महात्मा गांधी ने यहाँ पर अंग्रेजों के दी हुई जो केसर हिंद की उपाधि थी उसको त्याग दिया था और डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। अगर इस घटना की बात करते हैं तो इस घटना की जांच के लिए एक हंटर आयोग का गठन किया गया। हंटर आयोग का गठन अंग्रेजों ने किया था। इसके अनुसार जो व्यक्ति जो मरे थे यहाँ पर उनकी संख्या 379 दी गई। लेकिन जो कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया था इसकी ही जांच के लिए, इसके अनुसार लगभग 1000 लोग इस कांड में मारे गए थे, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आपका बार बार बनता है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला आपका टॉपिक है यहाँ पर खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन सन 1919 में विश्व में चल रहा था। विश्व का मतलब क्या था, यह एक मुस्लिम आंदोलन था। जो खिलाफत आंदोलन था वो तुर्की का जो खलीफा होता था, जो मुस्लिम या इस्लाम धर्म का सबसे उच्च पद था, उसके लिए उसके समर्थन में किया जा रहा था। ब्रिटेन के खिलाफ यह हो रहा था। जब ये ब्रिटेन के खिलाफ हो रहा था तो भारत में भी ब्रिटेन के खिलाफ इस आंदोलन को चलाया गया और भारत में जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था उसकी शुरुआत शौकत अली और मोहम्मद अली ने की थी। ये दोनों नाम आप लोगों को याद रख लेने हैं, आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात असहयोग आंदोलन में याद रख लेनी है, गांधी जी का यह पहला जन आंदोलन था और यह स्वराज प्राप्ति के लिए आंदोलन चलाया गया था। असहयोग का मतलब ये था कि हम अंग्रेजों को किसी भी चीज़ में सहयोग नहीं करेंगे, नहीं तो जैसे उनके स्कूल होते थे, उनके स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, उनकी बनाई हुई चीज़ों को मतलब खरीदेंगे नहीं। इस सब का मतलब क्या था, असहयोग आंदोलन से था। और इसको वापस ले लिया गया गांधी जी के द्वारा। क्यों लिया गया था, तो आप यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, इसको देख लेंगे कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के एक थाने में आग लगा दी गई। गोरखपुर में एक चोरा चोरी स्थान है, यहाँ पर ये चोरा चोरी कांड हुआ। क्यों हुआ था कि कुछ लोगों की जो गुस्साई भीड़ थी, गुस्से वाली भीड़ थी, उसने एक थाने में आग लगा दी, तो इसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इससे प्रभावित होकर गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। अगला यहाँ पर हमारा टॉपिक हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 से लेकर 1934 तक चला था। अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से स्टार्ट की। दांडी मार्च के बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे, जिसने नमक कानून को तोड़ा था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा गांधी जी ने की थी। यहाँ पर अगर बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पर वायसराय कौन था, तो इरविन जो है, आप लोगों को याद रख लेना है। और यहाँ पर सन 1931 में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, गांधी और वायसराय इरविन के बीच में। गांधी की 11 सूत्रीय मांग थी और 11 सूत्रीय मांगों को अस्वीकार कर दिया गया था। तो इसके परिणाम में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेना है कि किस कारण से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जो गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की थी, उस मांग को अस्वीकार किया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं गोलमेज सम्मेलन आपका अगला टॉपिक है। और गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो यह है, कुल 3 सम्मेलन हुए थे जो कि लंदन में हुए थे। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है, एक सन 1930 में, 31 में और फिर सन 1932 में। अगर गोलमेज सम्मेलन के इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट देख सकते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किन किन व्यक्तियों ने लिया था, ये आपकी परीक्षा में एक प्रश्न बनता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात आप लोगों को रट लेनी है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस किस ने भाग लिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरे हो जाएंगे तेज प्रताप सप्रू और तीसरे हो जाएंगे मुकुंदराज जयकर। अगर बात करते हैं यहाँ पर इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के टाइम पर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वे कौन थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड जो है वो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय पर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला टॉपिक हमारा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में। यहाँ पर पढ़ेंगे, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 12 नवंबर 1930 को, तो कांग्रेस ने भाग इसमें नहीं लिया था और महात्मा गांधी जी ने भी भाग नहीं लिया था, क्योंकि जो इन्होंने 11 सूत्री मांग प्रस्तुत की थी इनको अस्वीकार कर दिया गया था। इसलिए गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। अगर मैं आपसे बात करूं कि गोलमेज सम्मेलन क्या था, तो दोस्तों एक गोल मतलब राउंड टेबल इसको हम बोलते हैं, गोल मेज थी, उसके चारों तरफ सभी लोग बैठ जाते थे और उसमें बात होती है कि किसकी क्या मांग है। इसलिए ब्रिटेन में या लंदन में यह सम्मेलन रखा गया था। तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और महात्मा गांधी ने भी भाग नहीं लिया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है।
अगर यहाँ पर बात करें हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, तो जो कि सन 1931 में हुआ था और इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, क्योंकि इससे पहले गांधी इरविन समझौता हो गया था। गांधी इरविन समझौते में जो 11 सूत्री मांग गांधी जी की थी वो इरविन ने मान ली थी, इसलिए गांधी जी ने इसमें भाग लिया था और कांग्रेस ने भी भाग लिया था। और कांग्रेस में अगर बात करते हैं किस किस व्यक्ति ने भाग लिया, तो कांग्रेस में महात्मा गांधी के साथ साथ मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, ये सब गए थे। और यहाँ पर जब ये यहाँ पर पहुंचे तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ये प्रश्न आपसे बार बार पूछ लिया जाता है कि किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा है, तो विंस्टन चर्चिल का आप लोग नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला पॉइंट आप लोगों के सामने है पूना समझौता, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। पूना समझौता, चलिए इसके बारे में जानते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पुणे समझौते के बारे में क्या है। पूना समझौता पुणे की यरवदा जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर हुआ था? पुणे की एक यरवदा जेल थी, यहाँ पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। और इसका परिणाम क्या हुआ था? इसमें जो है जो भीमराव अंबेडकर जी की मांगे थी उनको पूरा किया गया। केंद्रीय विधानमंडल में जो दलित वर्ग है उनके लिए जो सुरक्षित सीट है वो 18% तक बढ़ा दी गई थी। और जो आरक्षित सीट है, जो आरक्षित जिसको रिजर्व सीट बोलते हैं, वे 71 थी और 71 से बढ़ाकर इनको 48 कर दिया गया था। ये पूना समझौता या पूना पैक्ट में ये बातें हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला यहाँ पर हमारा टॉपिक हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 24 मार्च 1940 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। यहाँ दोस्तों आपका प्रश्न बन जाता है कि कब पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा कब की गई थी? तो 24 मार्च 1940 को आप लोगों को ये डेट याद रख लेनी है। और एक योजना आती है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है और इसको हम 3 जून की योजना भी बोल देते हैं। इसमें माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना बनाई और भारत का विभाजन कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 या 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अगर बात करते हैं इन दोनों के मध्य कौन सी रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य हो जाएगी। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में आपको शेयर कर देना है। आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं उन सभी को शेयर कर देना है, क्योंकि ये जानकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर हमने कोई गलत चीज़ बता दी है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं।